हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट, इट्स डायमेंशन एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ all individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance। अब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? वो सम टोटल ऑफ जितने भी इंडिविजुअल हैं, इंस्टीट्यूशन है और अदर फोर्सेस हैं जो बिजनेस इंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज, बट उसकी परफॉर्मेंस को पूरा अफेक्ट करते हैं। ऐसे सारे इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन या फोर्सेस जो कि बिज़नेस के कंट्रोल में ना हो और उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करे, उससे हम कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। ये सारे फोर्सेस वर्किंग ऑफ बिजनेस फर्म को अफेक्ट करते हैं और फर्म को उसके साथ डील भी करना पड़ता है अगर उसको सक्सेसफुल होना है लॉन्ग रन में। अब एग्जाम्पल्स क्या हो गए बिजनेस इन्वायरमेंट के? इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट कैन मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय। अब गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, उससे क्या होगा? प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ जाएंगे क्योंकि टैक्स हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये जो है बिज़नेस के कंट्रोल में नहीं होता है बट उसकी वर्किंग को अफेक्ट करता है। दूसरा हो गया टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट आएगा तो जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो पुराने हो जाएंगे, ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे। थर्ड, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मे क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर। और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के वजह से भी इन्वेस्टर लोगों के माइंड में मतलब फियर रहता है हमेशा। चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर में शिफ्ट डिमांड इन द मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू वंस। अब फैशन और टेस्ट अगर कंज्यूमर का चेंज हो रहा है तो उससे क्या होगा? डिमांड भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की चेंज हो जाएगी न्यू प्रोडक्ट में। इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट में रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ फर्म। अब जितना कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में उतनी प्रॉफिट मार्जिन कम होगी। तो ये सब एग्जाम्पल थे बिजनेस इन्वायरमेंट के। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बिजनेस इन्वायरमेंट की? तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? वो सम टोटल है ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है किसी भी बिजनेस की वर्किंग को। सेकेंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? वो इंक्लूड करता है बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस को। स्पेसिफिक फोर्सेस में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, सप्लायर हो गए। ये अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस को डायरेक्टली और इमीडिएटली उनके मतलब डे टू डे वर्किंग में। और जनरल फोर्सेस में कौन कौन आ गए? सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। ये सब जो है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये जनरल फोर्सेस हो गए। थर्ड, इंटर रिलेटेडनेस। द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। अब जितने भी एलिमेंट होते हैं डिफरेंट वो बिजनेस इन्वायरमेंट के, वो सारे क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इंक्रीज होगी अवेयरनेस फॉर हेल्थ तो इससे क्या होगा? डिमांड जो है ऑर्गेनिक फूड्स की और रोस्टेड स्नैक्स की वो बढ़ जाएगी क्योंकि पीपल कॉन्शियस हो जाएंगे अपनी हेल्थ को लेके, तो वो फ्राइड वगैरह नहीं खाएंगे। तो इससे ऑर्गेनिक फूड और रोस्टेड स्नैक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। फोर्थ, डायनामिक नेचर। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? डायनामिक है नेचर में क्योंकि वो हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे चाहे उसमें कोई टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आ जाए तो उससे क्या होगा? कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है और चॉइसेस है वो शिफ्ट हो जाएगी। या फिर कोई मान लो न्यू कंपटीशन आ गया मार्केट में तो उससे भी मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। फिफ्थ, अनसर्टेनिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है किसी के लिए प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, स्पेशली इन्वायरमेंट के साथ क्योंकि वो बहुत ही तेज़ी के साथ चेंज होती रहती है, लाइक इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के केस में। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे फैक्टर का जो कि इंटर रिलेटेड भी हैं और इंटर डिपेंडेंट भी हैं आपस में। वो
ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है अंडरस्टैंड करना इन्वायरमेंट को पार्ट्स में, बट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है जानना कि रिलेटिव इन्फ्लुएंस क्या है पर्टिकुलर फोर्स का बिजनेस एंटरप्राइज की फंक्शनिंग पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है डिटरमाइन करना कि क्या मतलब इन्फ्लुएंस पड़ेगा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या टेक्नोलॉजिकल या लीगल फैक्टर्स का अगर डिमांड चेंज होगी कोई भी प्रोडक्ट की मार्केट में। सेवेंथ, रिलेटिविटी। बिजनेस इन्वायरमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये डिफ़र करता है हर कंट्री में और रीज़न टू रीज़न भी इनफैक्ट ये डिफ़र करता है। फॉर एग्जाम्पल, a shift of preference from soft drink to juices will be welcomed as an opportunity by the juice company, while soft drink company take it as a threat. अब कंज्यूमर की मान लीजिए प्रेफरेंस शिफ्ट हो रही है सॉफ्ट ड्रिंक से जूसेस की तरफ, तो इससे क्या होगा, जूस कंपनी को तो अच्छा लगेगा, उसकी मतलब डिमांड बढ़ रही है, बट वहीं सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के लिए ये एक्ट करेगा एज अ थ्रेट। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए सारे बिजनेस एंटरप्राइज को एनालाइज और डायग्नोस करना पड़ता है इन्वायरमेंट को। स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। इसमें सबसे पहला आ जाएगा हेल्प फर्म टू आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है? अपॉर्चुनिटीज़ पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स या चेंजेस होती हैं जो फर्म को हेल्प करती है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए। तो कंपनी जो बहुत कॉन्शियस होगी ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में या कोई भी चेंजेस जो इन्वायरमेंट में होने वाले हैं, तो वो एडवांटेज ले पाएगी उस अपॉर्चुनिटी का इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू कॉम्पिटिटर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, मारुति उद्योग जो है वो लीडर बना स्मॉल कार मार्केट में क्योंकि वो पहला था जो रिकॉग्नाइज़ कर पाया कि स्मॉल कार की भी ज़रूरत है हमें। सेकेंड, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। थ्रेट क्या होते हैं? थ्रेट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस जो कि फर्म की परफॉर्मेंस को हैम्पर करते हैं, बेकार करते हैं। तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस से क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को मदद मिलती है आइडेंटिफाई करने के लिए थ्रेट जो उसके बिजनेस पे आने वाली हो और मतलब एक्ट करने के लिए एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर कोई भी बिजनेस है, अगर वो टाइमली समझ जाता है कि क्या थ्रेट आने वाला है तो वो उसके अगेंस्ट एक्शंस ले सकता है और चेंजेस कर सकता है, तो उसको मतलब बिज़नेस में हेल्प होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंडियन फर्म है वो फाइंड करता है कि एमएनसी आने वाला है इंडियन मार्केट में विथ सब्स्टिट्यूट, तो ये एक तरह से वार्निंग सिग्नल है और फर्म को प्रिपेयर रहना चाहिए थ्रेट के साथ। नेक्स्ट, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। एक बिजनेस इंटरप्राइज को बहुत सारे रिसोर्सेज और इनपुट्स होते हैं जैसे फाइनेंस, मशीन्स, रॉ मटेरियल, पावर एक्सेट्रा, बहुत सारे फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फाइनेंसियर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स। बहुत सारी चीज़ें मतलब एक बिज़नेस इंटरप्राइज को उसके इन्वायरमेंट से मिलती है और उसके रिटर्न में बिजनेस इंटरप्राइज सप्लाई करता है इन्वायरमेंट को विथ इट्स आउटपुट, जैसे गुड एंड सर्विस फॉर कस्टमर, पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू गवर्नमेंट, रिटर्न ऑन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टर्स एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस इंटरप्राइज डिपेंड करता है इन्वायरमेंट को एज अ सोर्स ऑफ इनपुट और इन्वायरमेंट को आउटपुट देता है। तो एनालिसिस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कि इन्वायरमेंट को क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उससे क्या होता है वो अरेंज कर पाता है यूज़फुल रिसोर्सेज एट राइट टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जैसे एलसीडी मॉनिटर्स की डिमांड बढ़ रही है तो कंपनी स्टार्ट कर रही है अरेंज करने के लिए रॉ मटेरियल फॉर एलसीडी इंस्टेड ऑफ सीआरटी मॉनिटर्स। फोर्थ, हेल्प इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डायनामिक होता जा रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। आज के बिज़नेस इन्वायरमेंट को मतलब हम टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस से भी कैरेक्टराइज कर सकते हैं। लेस ब्रांड लॉयल्टी, डिवीजन, सब डिवीजन ऑफ मार्केट, मोर डिमांडिंग कस्टमर, रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंटेंस ग्लोबल कॉम्पिटिशन।
तो अब ये सब के साथ कोप अप करने के लिए, ये सब चेंजेस के साथ मैनेजर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और एग्जामिन करना पड़ेगा इन्वायरमेंट को, ताकि वो सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन ले सके और ये सब मतलब चीज़ों के साथ कोप अप कर सके। Fifth, help in assisting in planning and policy formulation. Since environment is a source of both opportunity and threats for a business enterprise, its understanding and analysis provide the base for planning and policy formulation. जैसे कि हम सबको पता है कि environment जो होता है वो opportunities और threats दोनों का ही एक मतलब source होता है, जहाँ से हमें opportunities भी मिलती है और threats भी मिलते हैं। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम लोग को एक बेस प्रोवाइड करती है कि हमें क्या करना है डिसाइड करने के लिए फ्यूचर को, और गाइडलाइन भी प्रोवाइड करती है डिसीज़न लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, आईटीसी होटल प्लान कर रहा है फॉर न्यू होटल इन इंडिया आफ्टर ऑब्जर्विंग द इंक्रीज इन इंडियाज़ शेयर ऑफ वर्ल्ड टूरिज़्म। आईटीसी प्लान कर रहा है न्यू होटल्स खोलने के लिए इंडिया में आफ्टर ऑब्जर्विंग कि मतलब इंडिया में क्या शेयर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म बढ़ रहा है। सिक्स्थ, हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेंड ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प द बिजनेस टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। अब हम जितने अच्छे से एनालाइज करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे ट्रेंड ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो वो हमें हेल्प करेगा हमारे बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ये देखा गया है और ऑब्ज़र्व किया गया है कि इंटरप्राइजेज़ जो कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करती है और अपने आप को एडजस्ट करती है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, वो ज़्यादा ग्रो करती है और परफॉर्म भी बेटर करती है एज़ कम्पेयर टू वो इंटरप्राइजेज़ के साथ जो क्लोज आई रखते हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायमेंशन और एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब डायमेंशन या एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है फंक्शनिंग को किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के। अब जो ये एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं इसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है, जनरल एनवायरनमेंट और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। जनरल एनवायरनमेंट वो हो गया जो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है किसी भी वर्किंग के मतलब किसी भी बिजनेस की वर्किंग को। ये इंक्लूड करता है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को। ऑन द अदर हैंड स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्या होता है? ये मतलब डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है किसी भी बिजनेस के वर्किंग को। ये इंक्लूड करता है कस्टमर्स, ओनर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर, क्रेडिटर, एम्प्लॉय, ट्रेड यूनियन, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट एसेट्रा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल दोज फोर्सेस हु हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एक्टिविटी। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो सारे फोर्सेस को मतलब वो सारे फोर्सेस हैं जो कि बिजनेस की एक्टिविटी पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, स्टॉक मार्केट, वैल्यू ऑफ रूपी। ये सब क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर है जो कि बिजनेस इंटरप्राइज की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। हर एक इकोनॉमिक फैक्टर या तो वो अपॉर्चुनिटी की तरह मतलब आएगी या तो थ्रेट आएगी किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज के लिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए डिस्पोजेबल इनकम पीपल की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, किसकी वजह से? ड्यू टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। उसके वजह से क्या होगा? डिमांड आएगी प्रोडक्ट की। सेकेंड, अगर इजी फाइनेंस स्कीम आ रही है बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स के वजह से, तो इससे क्या होगी? डिमांड्स जो है कार्स की वो बढ़ जाएगी। थर्ड, राइज इन इन्फ्लेशन रेट। अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा और इसकी वजह से क्या होगा? प्राइस भी रॉ मटेरियल और वेजेस का बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट द कस्टम एंड ट्रेडिशन, वैल्यू, कल्चर, सोशल ट्रेंड, बिलीफ, norms and ethics of the society in which business enterprise operate। तो सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है? वो सारे कस्टम और ट्रेडिशन, वैल्यू, कल्चर, जो भी सोशल ट्रेंड होते हैं, बिलीफ होते हैं, नॉर्म्स होते हैं या एथिक्स होते हैं कोई भी सोसाइटी के जिसमें बिजनेस एंटरप्राइज ऑपरेट करता है, उससे हम कहते हैं सोशल इन्वायरमेंट। ट्रेडिशंस क्या होते हैं? ट्रेडिशन ऐसी सोशल प्रैक्टिस होती है जो लास्ट करती है मतलब चली आ रही होती है बहुत ही ज़्यादा डिकेड से, मतलब दसों साल से और इवन सेंचुरीज़।
For example, celebration of festival like Diwali, Eid, Christmas, Guru Parv, etc. provide significant financial opportunity for greeting card companies, sweet shop, gift shop, etc. अब जो जैसे फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, दिवाली हो गई, ईद हो गई, क्रिसमस हो गया या कोई भी, इससे क्या होता है बहुत अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रीटिंग कार्ड कंपनीज़ को, स्वीट की शॉप्स को उनकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाती है, गिफ्ट शॉप्स को उनकी भी सेल्स इंक्रीज़ हो जाती है। वैल्यूज़ क्या होते हैं? ऐसे कॉन्सेप्ट जो सोसाइटी होल्ड करती है इन हायर इस्टीम, जैसे इंडिविजुअल फ्रीडम हो गई, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन आर सम एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूज़। For example, a business enterprise must give equal status and same wages to male and female worker working at the same level. अब कोई बिजनेस एंटरप्राइज है उसको मतलब इक्वल स्टेटस और वेजेस देना पड़ेगा बोथ मेल और फीमेल वर्कर्स को जो लोग सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये होते हैं वैल्यूज़। नेक्स्ट इज सोशल ट्रेंड प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू बिजनेस एंटरप्राइज। सोशल ट्रेंड क्या होते हैं? सोशल ट्रेंड बहुत सारी टाइप की अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देते हैं बिजनेस एंटरप्राइज को। फॉर एग्जांपल, अगर अवेयरनेस बढ़ रही है हेल्थ के टूवर्ड, तो इससे क्या होगा, डिमांड जो है प्रोडक्ट्स की, जैसे ऑर्गेनिक फूड हो गए, मिनरल वाटर हो गए, जिम्स हो गए, इन सब की डिमांड बढ़ जाएगी। हाउएवर अगर ऐसा ट्रेंड आ रहा है तो इससे हार्म होगा बिज़नेस दूसरे इंडस्ट्रीज़ का, जैसे डेयरी प्रोसेसिंग जो है, टोबैको का, लिक्वर का, इन सब का बिज़नेस क्या होगा, हार्म होगा इससे, क्योंकि पीपल जो है अच्छी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, जैसे ऑर्गेनिक फूड वगैरह की, ये सब कोई यूज़ ही नहीं करेगा। तो एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट डिटरमाइन द प्रोडक्ट्स, सर्विस एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट दैट आर एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी। तो अब सोशल इन्वायरमेंट की एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी बिज़नेस एंटरप्राइज के लिए, क्योंकि उससे ही मतलब पूरा उनका डिमांड प्रोडक्ट्स की मतलब अफेक्ट करती है। इससे हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैकडोनल्ड्स ने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज लाया अपने इंग्रेडिएंट्स में फिंगर चिप्स के। आफ्टर उसने क्या देखा कि ट्रेंड्स और कस्टम्स जो हैं सोशल इन्वायरमेंट के इंडिया में, वो सब देखे कि हेल्थ के टूवर्ड्स हैं, तो उससे क्या किया, उसने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को चेंज किया अपने। सिमिलरली डिमांड जो है रिजर्वेशन की जॉब्स में माइनॉरिटी और वुमेन के लिए ज़्यादा है, मतलब डिमांड बढ़ रही है। इक्वल पे टू मेल एंड फीमेल वर्कर फॉर इक्वल वर्क, अगर मेल और फीमेल इक्वल वर्क करें तो उन्हें इक्वल पे भी मिलनी चाहिए, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये सब क्या है, सोशल इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट, technological environment. Technological environment include forces relating to scientific improvements and innovation which provide new ways of producing goods and services and new method and technique of operating a business. टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, वो ऐसी फोर्सेस को इंक्लूड करता है साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन से रिलेटेड, जो कि न्यू वेज देती है गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करने का, और न्यू मेथड और टेक्निक्स लाती रहती है बिज़नेस को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए। अब चेंज इन टेक्नोलॉजी किससे एसोसिएट होती है, बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगी और कॉस्ट एफिशिएंसी होगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम लगेगी। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस से क्या होता है, क्रिएट होते हैं न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्शन टेक्निक क्रिएट होती है एंड न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। Continuous innovation in different scientific and engineering fields such as lasers, robotics, biotechnology, food preservatives, etc. have provided numerous opportunities and threats for many different enterprises. अब जो कॉन्टीन्यूस इनोवेशंस वगैरह हो रहे हैं उससे क्या आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप की साइंटिफिक और इंजीनियरिंग फील्ड्स में, जैसे कि लेज़र, रोबोटिक्स, ये सब जो आए हैं, इससे क्या हो रहा है, बहुत सारी टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स मिल रही है बहुत सारे डिफरेंट इंटरप्राइजेस को। Today, technology is changing at fast pace and technological environment is significantly affecting the business. A number of companies have failed due to delay in adopting new technological changes. आजकल क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से मतलब चेंज हो रही है और न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है, बिज़नेस इफ़ेक्ट हो रहा है। अब ऐसी कंपनी जो कि इसको अडॉप्ट नहीं करेंगी या डिले करेंगे अडॉप्ट करने के लिए ऐसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को, वो मतलब फेल हो जाएंगी, वो
अगर अडॉप्ट नहीं करेंगी तो वो चल नहीं पाएंगी, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल, कलर टीवी विथ रिमोट, जो कलर टीवी है रिमोट के साथ, वो ब्लैक एंड वाइट टीवी की जगह ले लिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉपियर इन प्लेस ऑफ मैनुअल फोटोस्टेट मशीन्स। कंप्यूटर विथ मल्टीपल वर्ड प्रोसेसेस इन प्लेस ऑफ सिंगल लैंग्वेज वर्ड प्रोसेसर। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ रेल एंड एयर टिकट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रिजर्वेशन ऑफिस। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। Political environment include political conditions such as general stability and peace in the country and specific attitude that elected government representative hold toward business. अब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है पॉलिटिकल कंडीशन को, जैसे जनरल स्टेबिलिटी और पीस कंट्री में, या स्पेसिफिक एटीट्यूड जो कि गवर्नमेंट को मतलब रिप्रेजेंटेटिव बनाता है किसी भी बिजनेस के टूवर्ड्स। पॉलिटिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इन्वायरमेंट को शेप करने का जिसमें बिजनेस ऑपरेट होना है। बहुत सारे टाइप की अनसर्टेनिटी भी होती है बिजनेस एक्टिविटी की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के वजह से, और बहुत सारे थ्रेट भी होते हैं लॉ और ऑर्डर के बिजनेस पे। अगर अब कोई स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो इससे क्या होगा, पीपल में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और मतलब वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में। वेयर एज अगर ऐसा कुछ है, अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, कोई भी गवर्नमेंट टिकी हुई नहीं है, बार बार चेंज हो रही है, तो इससे क्या होगा, पीपल का कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में, उनका मनी मतलब डेंजर में रहेगा। The attitude of government officials toward business may have either positive or negative impact upon the business. अब गवर्नमेंट ऑफिशियल का एटीट्यूड कैसा है बिजनेस के तरफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या तो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा या नेगेटिव एटीट्यूड होगा टूवर्ड्स बिजनेस। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद फॉरेन कंपनी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फाइंड कर रही है कि कट करने के लिए थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक रैट टेप टू गेट द परमिट फॉर डूइंग बिजनेस इन इंडिया। फॉरेन कंपनी को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है कि मतलब उनको परमिशन मिले कि वो अपना बिजनेस इंडिया में कर सकें। एग्जाम्पल क्या हो गया पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का, इन 1977 जनता गवर्नमेंट फॉलोड अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगेंस्ट MNCs एंड फोर्स कंपनी लाइक कोका-कोला एंड IBM टू मूव आउट ऑफ इंडिया। Second, change in government policy in 1991 allowed Pepsi and other MNCs to enter into Indian market. Next, legal environment. अब legal environment क्या होता है? Legal environment refers to the framework of law and various legislation within which business transaction are to take place. लीगल इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, वो फ्रेमवर्क होता है लॉ का और लेजिस्लेशन का जिसके अंदर सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन होने वाले हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेशन दैट हैव बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट, कोर्ट और स्टेट लेजिस्लेचर। ये सारे लेजिस्लेशन को इंक्लूड करता है जो भी पार्लियामेंट के थ्रू पास्ड होते हैं, कोर्ट के थ्रू या स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू। अब ये जो सारे लेजिस्लेशन है ये रूल्स और लॉ को प्रिस्क्राइब करते हैं जिसको सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो नहीं करेगी तो उसके लिए क्या होगा, लीगल प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। सम ऑफ द लॉज कौन कौन से होते हैं, कंपनीज एक्ट होता है, फैक्ट्री एक्ट होता है, ट्रेड यूनियन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक्सेट्रा। अब इसके अलावा भी बहुत सारे लॉ है जो कि रेगुलेट करते हैं मैटर्स को, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, पैकेजिंग क्या होनी चाहिए, प्रमोशन कैसे होनी चाहिए, क्या एथिक्स होते हैं बिजनेस के, ये सब। जैसे इंडिया में सिगरेट की पैकेजिंग पे वार्निंग हमेशा होनी चाहिए कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अगर कोई भी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर मान लीजिए अगर ये वार्निंग नहीं लिखता है उसके पैकेजिंग में, तो इससे क्या होगा, उसको लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अल्कोहल बीवरेजेस आर प्रोहिबिटेड टू बी एडवर्टाइज्ड ऑन टेलीविज़न। अब कोई भी अल्कोहल के जो भी होते हैं कंपनीज़ वो मतलब टेलीविज़न पे एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। कंपनीज़ जो भी कोई हैज़ार्डस गुड्स बना रही है उसको मतलब फॉलो करना पड़ता है प्रोविज़न ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986।
नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? तो जो कि मेन एम होता है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, उसका मेन एम क्या होता है? क्रिएट करना एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इकॉनमी में और रिमूव करना सारे बैरियर्स, मतलब कि एंट्री और ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं जो भी। अब फीचर्स क्या होते हैं इस पॉलिसी के? सबसे पहले डी लाइसेंसिंग। डी लाइसेंसिंग में क्या होता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या हुआ? एबॉलिश कर दिया, मतलब ज़रूरत ही नहीं है किसी भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की, केवल 6 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के। सेकेंड, डिक्रीज़ इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या किया? पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया। नंबर ऑफ इंडस्ट्री एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर रिड्यूस टू 4। केवल मतलब पब्लिक सेक्टर की मतलब जो भी रिजर्वेशन थी इंडस्ट्री पे वो केवल 4 कर दी गई, और जितनी भी बाकी इंडस्ट्री है उसको सब ओपन कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए। थर्ड, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? मतलब इसमें हम क्या करते हैं? सेल कर देते हैं एक पार्ट या होल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। किसको? प्राइवेट सेक्टर को हम इसमें सेल कर देते हैं, पब्लिक सेक्टर की मतलब अंडरटेकिंग्स को। तो डिसइन्वेस्टमेंट वॉज कैरिड आउट इन केस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस। डिसइन्वेस्टमेंट बहुत सारी इंडस्ट्री में हुई, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में हुई और प्राइवेट सेक्टर्स को मतलब उसका पावर दे दिया गया। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल। The share of foreign equity participation was increased, and in many activities 100% foreign direct investment was permitted. अब जो शेयर था फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन का वो बढ़ा दिया गया और बहुत सारे एक्टिविटीज़ में तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 100% तक परमिशन मिल गई। फिफ्थ, लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन। अब परमिशन मतलब ऑटोमेटिक परमिशन दे दी गई सारे टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स को विद फॉरेन कंपनीज़। सिक्स्थ, सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को बनाया गया प्रमोट और चैनलाइज करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में। सेवेंथ, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बहुत सारे गुड्स जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस कर रहे थे उसको डी रिजर्व्ड कर दिया गया कि मतलब बाकी इंडस्ट्री भी उसको मतलब कर सकती है प्रोड्यूस, ऐसा नहीं है कि केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन द बिजनेस। अब ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इसका बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी भी जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ बिजनेस के वर्किंग पे और इंडस्ट्री के। कुछ इसके मतलब इम्पैक्ट कौन कौन से हो गए? कंपटीशन बढ़ गया, इंक्रीजिंग कंपटीशन। आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डी लाइसेंसिंग एंड लिबरलाइज्ड एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म हैव इंक्रीज द कंपटीशन फॉर इंडियन फर्म। अब क्या हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म में? लिबरलाइज कर दिया गया कि मतलब कोई भी फॉरेन के फर्म्स मतलब खोल सकते हैं इंडिया में आके। तो इससे क्या हुआ? इंडियन कंपनी के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, खास करके टेली कम्युनिकेशन, एयरलाइंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब के लिए तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, जो कि पहले रिजर्व्ड हुआ करते थे पब्लिक सेक्टर के अंडर। नेक्स्ट, मोर डिमांडिंग कस्टमर। आज क्या है? कस्टमर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है क्योंकि वो बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं और मैन्युफैक्चरर्स को आजकल पेन लेना पड़ता है कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए। जैसे कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ा तो कस्टमर के पास क्या आई? चॉइसेस आ गई, उनके पास मतलब वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस आ गई और मतलब क्वालिटी भी अलग अलग टाइप की आ गई, तो वो अपनी क्वालिटी के हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गया? एक बायर मार्केट क्रिएट हो गया कंट्री में। बायर के अकॉर्डिंग ही अब मैन्युफैक्चरर्स को चलना पड़ता है। थर्ड, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब जैसे कंपटीशन बढ़ा तो ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया इंडियन फर्म के लिए कि अडॉप्ट करे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन में। यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी से क्या होगा? कॉम्पिटिटिव एज उनको मिलेगी और हेल्प करेंगे इम्प्रूव करने के लिए मशीन, प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विस से।
However, rapidly changing technology create tough challenger for smaller firms. बट जैसे रैपिडली टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी तो स्मॉलर फर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि उनके पास उतनी ज़्यादा फंड्स नहीं होती है, उनके पास हमेशा शॉर्टेज होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल टाटा ने बहुत ज़्यादा अमाउंट, मतलब ह्यूज अमाउंट रिसर्च और डेवलपमेंट में नैनो कार की स्पेंड कर दिया. तो इससे क्या हुआ, मतलब स्टैंड करने के लिए टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट के साथ. नेक्स्ट, नेसेसिटी फॉर चेंज. इकोनॉमिक रिफॉर्म के पहले बिजनेस इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल था और बिजनेस प्लान और पॉलिसीज़ मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ किए जाते थे. बट रिफॉर्म के बाद जो है मार्केट फोर्सेस टर्बुलेंट हो गए, बहुत हिल गए. तो इंटरप्राइजेज़ को कॉन्टीन्यूसली मॉडिफाई करने पड़ते हैं अपने ऑपरेशंस और पॉलिसीज़ को. फॉर एग्ज़ाम्पल फर्म्स जैसे कि LG, सैमसंग, बजाज, ये सब क्या होते हैं, चेंजेस लाते रहते हैं अपने प्रोडक्ट में ताकि वो कंपटीशन को फेस कर पाए. फिफ्थ, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स. इंडियन फर्म बहुत ज़्यादा सफ़र्ड किया है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड पर्सनल के वजह से. अब न्यू मार्केट कंडीशन में क्या हो गया है, पीपल जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंस और ग्रेटर कमिटमेंट वाले हों और मतलब ट्रेंड हो, मतलब इन लोगों की ज़रूरत हो गई है. तो फर्म मतलब रियलाइज़ किया कि उसको डेवलप करना पड़ेगा अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को ताकि वो मतलब टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलता रह पाए. फॉर एग्ज़ाम्पल फर्म रेगुलरली अरेंज ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग फॉर देयर एम्प्लॉयज़ सो एज़ टू अपडेट देयर नॉलेज को अपडेट करने के लिए फर्म हमेशा ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम लाता रहता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ताकि उनकी स्किल्स वगैरह बढ़े और फर्म मतलब अच्छा परफॉर्म कर पाए. नेक्स्ट, मार्केट ओरिएंटेशन. पहले क्या होता था, फॉलो करता था प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच को, मतलब कि वो पहले प्रोड्यूस करेगा फिर मार्केट में जाएगा सेल करने के लिए. बट जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा और कंज्यूमरिज्म बढ़ा, फर्म को शिफ्ट करना पड़ गया अपने मतलब प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ. स्टडी और वो एनालाइज़ किया कि मार्केट में हमें पहले जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके कस्टमर की ज़रूरतों को समझना पड़ेगा, उसके बाद हमें कस्टमर की प्रेफरेंस के हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो पाए हमारे प्रोडक्ट से इफ़ेक्टिव मैनर में. तो बिज़नेस मतलब किस चीज़ का हो गया, मार्केट ओरिएंटेशन हो गया. सेवेंथ, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर. इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा कम हो गया. तो गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो रिड्यूस द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. गवर्नमेंट ने भी क्या किया, फाइनेंशियल सपोर्ट कम कर दिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को. तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रियलाइज़ किया कि अगर उन्हें सर्वाइव करना है, ग्रो करना है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, तो उनको अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा और खुद के लिए रिसोर्सेज खुद ही जनरेट करने पड़ेंगे. तो फाइनली इससे हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने पॉजिटिवली अफेक्ट किया है इंडियन बिजनेस को और इंडस्ट्री को. इंडियन इंटरप्राइजेज हैज़ डेवलप्ड स्ट्रैटेजी एंड अडॉप्टेड बिजनेस प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर टू मीट द चैलेंज ऑफ कंपटीशन. इंडियन इंटरप्राइज ने क्या किया है, स्ट्रैटेजी बहुत सारी डेवलप की और अडॉप्ट की है ताकि वो अपने मतलब कंपटीशन को फेस कर पाएँ, चैलेंजेस को फेस कर पाएँ. इंडियन इंटरप्राइज मतलब ज़्यादातर कस्टमर ओरिएंटेड हो गया है और मेजर्स को अडॉप्ट करता है ताकि वो इम्प्रूव कर पाए कस्टमर के साथ अपने रिलेशनशिप को और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन दे पाए कस्टमर को. आई होप आपको वीडियो पसंद आया. अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.